हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपने बात करते हैं राज्यपाल की सह विवेक शक्तियाँ। अपनों ने लगभग 2-3 शक्तियाँ कर ली। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सी अपनों ने शक्तियों के बारे में देखा है। हाँ, देखो, सबसे पहले अपनों ने ये शक्ति अपनों ने कार्यपालिक शक्ति अपनों ने कर ली है। कार्यपालिक शक्तियों के बाद में विधायी शक्तियाँ भी अपनी होगी है। इसके बाद में वित्तीय शक्तियाँ भी अपनी होगी है। कौन सी होगी? वित्तीय शक्तियाँ होगी है। ठीक है। न्यायिक शक्तियां भी अपनों ने कर ली है। इसके बाद में अपनों ने सविवेक, ये विवेकाधीन या सविवेक शक्ति और जिम्मेदारी रहेगी, ये अपने आज पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो आज की अपनी क्लास, इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो क्या है? राज्यपाल की सविवेक शक्तियां। कौन सी? अभी राज्यपाल की सविवेक शक्ति है। तो ये आ गई अपनी सविवेक शक्ति। ठीक है। और ये जब राज्यपाल की क्लास जब पूरी हो जाएगी, जब पूरी जो मैटर करवा दी जाएगा, उसके बाद में आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको क्या कर दी जाएगी? उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है भाई। तो आज अपने पढ़ते हैं राज्यपाल और राज्यपाल की सविवेक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राज्यपाल की सविवेक। देखो, पहली बात तो सविवेक से समझो मतलब क्या है। सविवेक का मतलब है कि वह खुद से सवे से अपना सारा काम करे, मतलब अपने विवेक से, अपने दिमाग से जो काम करे वो सविवेक है। मतलब किसी की सलाह ना ले वो, ठीक है, किसी से पूछे ना कुछ, और सीधा अपनी मर्जी से कोई काम करे, वो क्या होती है? सविवेक शक्ति होती है। कौन सी होती है? सविवेक। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, सविवेक शक्तियां है ना, राष्ट्रपति को कम है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप। राष्ट्रपति के पास इतनी सविवेक शक्ति नहीं है। ठीक है। राज्यपाल के पास सविवेक शक्ति ज्यादा है। एक और दूसरी बात, राष्ट्रपति के पास कोई आर्टिकल नहीं है सविवेक शक्ति का, कोई भी आर्टिकल नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, संवैधानिक में। परंतु राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 वो सविवेक शक्ति का ही है। राज्यपाल के पास 201 है। 200 के तहत राष्ट्रपति विचारणा जो विधेयक रखता है वो सविवेक शक्ति का ही है। किसका? भी सविवेक शक्ति का। तो सबसे पहले बात करते हैं सविवेक शक्ति का आर्टिकल 163। कौन सी बात करते हैं? आर्टिकल 163। देखो, ये एक सविवेक भी है और वैसे भी है। देखो, इसमें क्या कह रहा है? राज्यपाल सविवेक शक्ति न्यायपालिका के प्रश्नगत या चुनौती या वाद योग्य नहीं की जा सकती। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि जो राज्यपाल की सविवेक शक्ति है, या फिर राज्यपाल मंत्रिपरिषद जो सलाह लेता है, कोई भी मंत्रिपरिषद सलाह ले, उस सलाह के लिए न तो वह न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है, उसने सलाह ली तो क्यों ली तो क्या ली, किस लिए ली, ऐसी कोई भी चुनौती न्यायालय में प्रश्नगत का मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, बात समझ रही है? न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती? चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, राज्यपाल ने, सॉरी, मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, ये मैंने आपको बताया, इसे प्रश्नगत नहीं कर सकते। ठीक है। राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए या नहीं। सविवेक शक्ति दो प्रकार, मतलब सविवेक शक्ति का क्या कह रहा है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको भी चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब कोर्ट में अपने नहीं जा सकते। आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल की सविवेक शक्ति से संबंधित है। उसके अंदर क्या कह रहा है कि वह एक तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, वो क्या सलाह लेगा उसके लिए अपने कहा नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। सलाह ली तो क्यों ली, ये भी अपने कहा नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। बात समझा गई? इसके बाद देखो, सविवेक शक्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है जो संविधान के द्वारा दी जाए। किसके द्वारा? जो अपने संविधान के अंदर है। किसके अंदर? जो अपने संविधान जो आर्टिकल के अंदर है वो कौन? एक तो वो होती है। एक होती है परिस्थिति जिन्य, मतलब परिस्थिति के अनुसार। किसके अनुसार? परिस्थिति के अनुसार। अब परिस्थिति के अनुसार मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, छोटा सा, वैसे आगे आ भी जाएगा, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। जैसे चुनाव हुए विधानसभा के, उसके बाद में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, दोनों पार्टियों या तीन पार्टियों को जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तब राज्यपाल अपने सविवेक शक्ति से किसी को भी सीएम बना सकता है। वो परिस्थिति जन्य है। क्या है? अभी परिस्थिति जन्य है, वो परिस्थिति के अनुसार बने, क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब बनाया जा सकता है। ठीक है। संविधान प्रदत्त सविवेक शक्ति मतलब जो संविधान में मिली हुई है। किस में मिली हुई भी? संविधान में। उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कुछ मतलब राज्य की बात है, यहाँ पर राज्य के बारे में देखते हैं। देखो, पहला राज्य आता है असम के संबंध में। असम के संबंध में सविवेक शक्ति है राज्यपाल के पास संविधान के अंदर। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, संविधान की अनुसूची 6 के अनुसार उपबंध किया गया है कि यदि असम सरकार और स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद के मध्य खानों की लीज होने वाली आय के बंटवारे को लेकर विवाद हो तो राज्यपाल सविवेक से निर्णय ले सकता है। तो पहली बात ये समझे भी, अनुसूची 6 के अंदर कौन सा राज्य? असम राज्य। असम राज्य में जनजातीय जिला परिषद के मध्य खानों, मतलब खान जो होती है, कोयला खान होगी वगैरह, उनको लीज पर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लीज पर। और उनका जो बंटवारा होता है, उनके बीच में कोई विवाद आ जाए तो राज्यपाल उसको सविवेक शक्ति से क्या कर सकता है?
निर्णय दे सकता है। पहली बात समझाई असम के संबंध में, ठीक है। दूसरा देखो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के संबंध में। अब देखो केंद्र शासित, पहली बात तो ये याद रखा, केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होता है वो राज्यपाल होता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। देखो आर्टिकल 239 के तहत, आर्टिकल 239 के तहत यदि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को किसी निकटतम संघ शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दे तो आगे देखते हैं, तो उस संघ शासित प्रदेश के प्रशासनिक कार्यों में सविवेक का उपयोग करेगा, न कि संबंधित राज्य के राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि कोई केंद्र शासित प्रदेश से मान के चलो, अपने मान के चलते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे दिल्ली है, क्या है भी, जैसे दिल्ली है और दिल्ली के अंदर एक प्रशासन नियुक्त कर दिया, प्रशासन मतलब किसी राज्यपाल को क्या कर दिया, दिल्ली का प्रशासन नियुक्त कर दिया, तो वह मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। किससे नहीं लेगा? मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। वह अपने सविवेक से भी वहां पर क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? अभी कार्य कर सकता है। बात समझाएगी? तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो अपनों ने दो ही अभी तक राज्य पढ़े, एक तो पढ़ा है असम राज्य। असम राज्य में अगर खान है, क्या है भी, खाने हैं, और खाने में जो लीज पर दी हुई है, क्या दी हुई है? लीज पर, उनके बंटवारे को लेकर जो निर्णय दिए जाएंगे वो राष्ट्रपति के सॉरी राज्यपाल के क्या होंगे? सविवेक। केंद्र शासित प्रदेश का अगर प्रशासन नियुक्त किया कर दिया जाए और उसमें कोई सलाह मांगनी, तो वह मंत्रिपरिषद से सलाह, राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा, ठीक है, न कि राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा। वह सविवेक के उपयोग से, मतलब अपने सविवेक के उपयोग से कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद देखें महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में भी सविवेक शक्ति है। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 371(2) के तहत, देखो आर्टिकल 371 ए बी सी डी ऐसे करके कुछ आर्टिकल है, वो राज्यपाल के राज्य के बारे में है। मतलब राज्यपाल कुछ राज्यों के अंदर जनजातीय परिषद गठन कर सकता है, जिला परिषद गठन कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 371(2) के तहत क्या कहता है? महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल का राज्य के में कुछ पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कदम उठाने का भी उत्तरदायित्व होता है। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि आर्टिकल जो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर है, आर्टिकल 371 के 2 के तहत कुछ पिछड़े क्षेत्रों के अंदर क्या कर सकता है? वह विशेष कदम वहां के विकास के लिए कुछ विशेष कदम उठा सकता है, कोई आयोग बना सकता है। उसका क्या होता है? सविवेक शक्ति है। क्या है भी उसकी? सविवेक शक्ति है। बात समझाएगी? इसके बाद देखें नागालैंड के संबंध में क्या कह रहा है? 371(a)(2) के तहत नागालैंड में विद्रोही नागाओं के कारण उत्पन्न आंतरिक अशांति से निपटने के लिए राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए। कहने का मतलब नागालैंड में विद्रोही नागाओं, मतलब वहां पर जो विद्रोह होता है और जिसके कारण से आंतरिक अशांति आ गई, उससे संबंधित निपटने के लिए राज्यपाल को सविवेक मतलब विशेषाधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अभी विशेषाधिकार दिए, मतलब वह वहां कुछ भी कर सकता है या अपने सविवेक से उन निर्णयों को या फिर उन जो परिस्थिति है उसको सही सुधार कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखें मणिपुर के संबंध में, तो मणिपुर के संबंध में देखें तो मणिपुर क्या कह रहा है? आर्टिकल 371(c)(1) के तहत मणिपुर के राज्यपाल का उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति की उचित कार्य पद्धति सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी राज्यपाल को है। मतलब कहने का भावार्थ है कि मणिपुर हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, असम हो गया, इनमें विशेष कार्य के लिए विशेषाधिकार दिए गए। किसको? राज्यपाल को। क्या दिए गए? विशेषाधिकार दिए गए। इतना याद रखें आप, ठीक है। इसके बाद देखो सिक्किम के संबंध में भी दिया है 371(f). ये याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 371(f) में क्या है, तो सिक्किम राज्य के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल के पास यह विशेष उत्तरदायित्व है कि शांति के लिए विभिन्न विभागों की सामाजिक आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करेगा। मतलब वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट, हाँ, तो वो बात समझाएगी आपको, कहानी क्लियर हुई? राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य में आप याद रखें दो चार राज्य है जो मैंने बताए आपको। एक तो असम है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन युक्त, महाराष्ट्र, गुजरात का, नागालैंड का, इसके बाद मणिपुर और सिक्किम का, ठीक है। इसके बाद देखें आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 भी क्या है? सविवेक शक्ति से है। किससे संबंधित है? सविवेक शक्ति से संबंधित है। देखो कैसे ये क्या कर रहा है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति की विचारत रखना भी राज्यपाल की सविवेक शक्ति है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 200 राज्यपाल की सविवेक शक्ति का आर्टिकल है और इसमें भी कौन सा पॉइंट है? तो याद रखें राष्ट्रपति के पास विचारनत भेजना। मैंने बताया ना कि कोई विधायक है वो राष्ट्रपति के विचारनत भेज दे और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज दे और पुनर्विचार के बाद में वापस राष्ट्रपति के पास जाए तो वह साइन करने के लिए या हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखें इस बात को, ठीक है। यदि आधार देखो, यदि विधेयक संघ शक्तियों पर प्रभाव डाले या संविधान के उपबंधों के अनुसार न हो या हाईकोर्ट के न्याय शक्तियों का नकारात्मक प्रभाव डाले, मतलब ये तो आधार बताया गया इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 167
कौन सा आर्टिकल 167? इसमें क्या कह रहा है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी सहविवेक है। कहने का भावार्थ ये है कि ये बात कह रहा है कि भी जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री जो सूचना मांगता है वह भी क्या है, आर्टिकल 167। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 167 में एक चीज आप याद रखें, यहां पर सीएम का कर्तव्य है। क्या है भी ये सीएम का कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को क्या दे, सूचना दे। सूचना दे भी और मांगे तब भी वह दे, और बिना मांगे भी उसको सूचना प्राप्त करवानी पड़ेगी। ठीक है, किसको, राज्यपाल। कौन करेगा, सीएम करेगा। सीएम मतलब मुख्यमंत्री करेगा। आर्टिकल 167, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर पूछा जाता है। और इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि 4th ग्रेड के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी 4th ग्रेड के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस है, राजस्थान राजव्यवस्था, वो कम से कम 10 क्वेश्चन कर दिए। कितने क्वेश्चन कर दिए अभी, 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब 10 क्वेश्चनों का मतलब कि अपने 4-5 टॉपिक है, अगर 2-2 क्वेश्चन भी हर टॉपिक से उठाए तो 5 ही टॉपिक आते हैं। जैसे राज्यपाल आ गया, विधानमंडल आ गई, हाईकोर्ट आ गया, मंत्री मुख्यमंत्री परिषद आ गई, और आयोग आ गए। क्या आ गए अभी, आयोग आ गए। ठीक है, बात समझा गई क्या? तो आर्टिकल 167 के तहत सीएम का कर्तव्य है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना या मुख्यमंत्री ने सूचना देना। ठीक है, याद रखिए इस बात को। आर्टिकल 200, देखो आर्टिकल 200 में वैसे तो सब पॉइंट 5 आते। देखो, एक होता है स्वीकृत करना, एक होता है अस्वीकृत करना, एक होता है पुनर्विचार भेजना, एक कोई प्रतिक्रिया न करना, और 5वां होता है राष्ट्रपति के पास सहविवेक। अब जो राष्ट्रपति के पास विचारणार्थ भेजता है वो सहविवेक है, न कि स्वीकृति अस्वीकृति वह सहविवेक है। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना यह भी सहविवेक शक्ति है। देखो आर्टिकल 356, देखो कैसे भी राजस्थान में अब तक वैसे आपको पता है 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। मैं आपको 1 मिनट में याद करवा दूंगा, मात्र 1 मिनट में। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं। एक पहली बात तो आप याद रखें कि भी जो राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्यपाल उसकी क्या करता है, सिफारिश करता है। सिफारिश न भी करे तो भी राष्ट्रपति लगा सकता है, परंतु जहां तक हो सके राज्यपाल सिफारिश ही करता है कि भी यहाँ का संवैधानिक तंत्र फैल हो गया है किसी राज्य का, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, राज्यपाल को राज्य संवैधानिक तंत्र विफलता का प्रतिवेदन, प्रतिवेदन मतलब कॉपी कह दो, ठीक है, जो भी है, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजने का सहविवेक अधिकार है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें भी। ठीक है, तो मतलब जो किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना, तो सिफारिश कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। ऐसे याद रखें। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की विधायिका कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जाती है, तथा उन कार्यों के लिए राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में संबंधित राज्य का राज्यपाल ही कार्य करता है। कहने का मतलब है जितने भी शक्तियां हैं, विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, ये प्रभावहीन हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रभावहीन, मतलब शक्तिहीन हो जाती है। और उसकी जो शक्तियां या तो वह राज्यपाल को दे, राष्ट्रपति किसको दे सकते हैं, राज्यपाल को, या फिर राष्ट्रपति किसी और व्यक्ति को भी नियुक्त करके कह सकता है भाई यहाँ का प्रशासन आप संभाले। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। ये देखो, अब राज्यपाल सॉरी राजस्थान में कितनी बार लगे, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार लगे अभी, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बात तो याद रखें। देखो याद करने का तरीका मैं आपको एक सेकंड में याद करवाता हूं, अगर मेरी तरीके से याद किया तो आपको याद भी रहेगा। देखो सबसे पहले कब लगा, 1967 में। कब लगा अभी, 1967 में। फिर 10 साल बाद में लगा 1970 में। कब लगा अभी, 1970। पहला कब लगा, 1967। फिर 10 साल के बाद लगा, कब लगा अभी, 1970 में। अब देखो 7 आ रहे हैं तो इसको जीरो करना। अब क्या करना, जीरो। 7 के बाद में जीरो क्या आएगी, 70 के बाद में कौन सा अंक आएगा, 80 आएगा। तो तीसरा जो लगा वो कब लगा, 1980 में लगा। कब लगा भाई, 1980 में। जो लास्ट लगा वो 12 साल बाद लगा, मतलब 1992-93 में। कब लगा भाई, 1992-93 में लगा। ठीक है, तो याद रखें इस बात को, 92-93 में लगा है। ठीक है, ये लगा 1980 में। तो देखो याद करने का तरीका देखो, पहला कब लगा, 1967। फिर 10 साल बाद में 1970 में। फिर उसको जीरो करनी है, जीरो करते बने कितना हो जाएगा, 1980। 1980 के बाद में जो चौथा लगा वो कब लगा, 12 साल बाद में। तो 1980 के बाद में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1992। देखो अब याद करके पहली बात देखो, पहले सीएम याद करते हैं। क्या रखते हैं, सीएम। तो पहले हम जो सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे भी, मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, अब देखो सुखाड़िया के समय अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल, ये राज्यपाल पूछा जाता है, ये याद कैसे करें। देखो सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के सीएम थे, ये 4 बार सीएम रहे थे। क्या रहे थे, 4 बार। तो मतलब ऐसा याद रखना, इन्होंने संपूर्ण कार्यकाल किया। क्या किया अभी, संपूर्ण कार्यकाल किया। तो कहने का मतलब जो राज्यपाल थे वो कौन थे, संपूर्णानंद थे। कौन थे भी, संपूर्णानंद थे। याद रखोगे भी। देखो 4 बार कार्य, 4 बार क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया। कितनी बार रहे, 4 बार रहे। तो 4 बार रहे तो इसलिए उन्होंने संपूर्ण कार्य किया। क्या किया, संपूर्ण कार्य। तो संपूर्णानंद क्या थे इस समय, राज्यपाल थे। ठीक है, इसके बाद देखें 1970 में देखो कौन था, हरिदेव जोशी। क्या देवी,
हरिदेव जोशी। अब देखो हरिदेव जोशी सीएम थे। अब जोशी साहब ने क्या किया, अपना जोश त्याग दिया। क्या त्याग दिया, अपना जोश त्याग दिया। तो इस समय राज्यपाल कौन होंगे, वेदपाल त्यागी। कौन होंगे भी, वेदपाल त्यागी। तो याद रखोगे, देखो हरिदेव जोशी ने क्या त्याग दिया, अपना जोश त्यागा। जोश त्यागा तो क्या त्यागा, जोश। तो वेदपाल त्यागी, राज्यपाल कौन होंगे, वेदपाल त्यागी। ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर पर आता है भैरव सिंह शेखावत। सीएम कौन थे भी, भैरव सिंह शेखावत। अब भैरव सिंह शेखावत, अब भैरव जी के मंदिर में जाते हैं तो क्या लगा के आते हैं, अपने अपने तिलक लगा के आते हैं। भैरव जी के मंदिर में जाते हैं तो क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो कौन आएगा, भैरव सिंह शेखावत के समय कौन आएगा, रघुकुल तिलक। कौन आता है अभी, रघुकुल तिलक। याद रखें, रघुकुल तिलक कौन आएगा भी, रघुकुल तिलक आएगा। ठीक है, एक चीज मैं बताता हूँ, रघुकुल तिलक ऐसे हैं जो आरपीसी के सदस्य रहे हैं और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। क्या कर दिया था अभी, बर्खास्त कर दिया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो देखो भैरव जी के मंदिर में जाएंगे जब क्या लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। वेदपाल जोशी जोश त्याग देंगे तो क्या हो जाएगा, जोश त्याग देंगे, वेदपाल त्यागी राज्यपाल। मौलाना सुखाड़ी ने कितनी बार कार्यकाल किया, 4 बार। 4 बार किया था, पूर्ण कार्यकाल किया था सुपूर्णानंद। और चौथा देखो फिर जो सीएम है चौथे नंबर वो भी कौन होंगे, भैरव सिंह शेखावत। कौन होंगे भी, भैरव सिंह शेखावत होंगे। कौन होंगे भी, भैरव सिंह शेखावती होंगे। तो 4 नंबर पर कौन है, भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत लास्ट में कौन होंगे, देखो भैरव जी के मंदिर में तिलक लगाएंगे। और भैरव जी के मंदिर में जब किसके साथ जाएंगे, अपनी मिसेज के साथ जाएंगे, इसलिए मेरी चन्ना रेड्डी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, मेरी चन्ना रेड्डी। तो याद रखें, मेरी चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी, याद रखें, मेरी चन्ना के साथ। तो याद रखें इस बात को। देखो चारों मैंने वापस बताया। देखो पहले देखो, पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1967 में। किसके समय लगा, मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे। राज्यपाल कौन थे, सुपूर्णानंद। मोहनलाल सुपूर्णानंद। कितने दिन रहा, 44 दिन। कितने दिन रहा अभी, 44 दिन। ठीक है, अस्पष्ट बहुमत, बहुमत नहीं आया इसलिए लगा था। ठीक है, इसके बाद में हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी आए 1977 में लगा। ठीक है, कितने दिन लगा, 53 दिन लगा। कितने दिन, 53 दिन। सरकार बर्खास्त कर दी गई। और कौन थे, वेदपाल त्यागी थे। तीसरा भैरव सिंह शेखावत, 1980 में लगा, 110 दिन लगा, सरकार बर्खास्त। ठीक है, रघुकुल तिलक रहे। कौन रहे भी, रघुकुल तिलक। ठीक है, तिलक थे। ठीक है, चौथा भैरव सिंह शेखावती थे, 1992 लगा, 354 दिन लगे, सरकार बर्खास्त। और एम चन्ना रेड्डी थी। कौन थे भी, एम चन्ना रेड्डी। तो यहां तक बात आ गई आपको समझ। ये क्वेश्चन अब की बार बीएसटीसी में पिछली बार भी पूछा गया था। बीएसटीसी का जो पिछली बार एग्जाम था ना, उसमें यह पूछा था कि राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है। तो याद रखें 4 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है, 4 बार लग चुका है। अगर आपसे पूछ यार भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक यूज किसने किया है, सर्वाधिक प्रयोग, इंदिरा गांधी ने 50 बार। कितनी बार, 50 बार। किस राज्य में सर्वाधिक बार लगा, तो पंजाब में। कहां लगा, पंजाब में लगा। सर्वाधिक, सॉरी सर्वाधिक अवधि, कहां भी सर्वाधिक अवधि वाला, तो पंजाब में लगा। तो देखो मैं वापस आपको देखो, अब 2 राज्यपाल थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू करते समय तो राज्यपाल कौन थे, सुपूर्णानंद थे। परंतु हटाते समय कौन थे, सरदार हुकुम सिंह थे। देखो सुपूर्णानंद थे, हुक्म करते ही हटा दिया। याद रखे, लगा था तब जब कौन थे, सुपूर्णानंद। और हुक्म किया, हुक्म करते ही हट गया, हुक्म करते ही हट गया। ठीक है, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी थे। कौन थे भी, वेदपाल त्यागी। और त्यागी हटाते समय क्या लगा दिया, तिलक लगा दिया। क्या लगा दिया, तिलक। त्याग दिया, तिलक लगा दिया। समाप्त करते वक्त तिलक लगा दिया। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू करते समय एम मेरी चन्ना रेड्डी थी। और हटाते समय कौन थे, बलिराम भगत थे। कौन थे भी, बलिराम भगत थे। तो ये तो देखो आंकड़ा इतना खास नहीं है, पर पीछे वाला जो मैंने बताया वो खास है। तो 2 बार याद रखें। तीसरे में लगा था पहला, दूसरा, और चौथे में 2 राज्यपाल थे। पहले में सुपूर्णानंद, हुकुम सिंह, ठीक है, रघुकुल तिलक, वेदपाल त्यागी, एम चन्ना रेड्डी, बलिराम भगत थे। ठीक है, इसके बाद देखो वो तो थी न्याय विवेक शक्ति जो संविधान द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई भी, संविधान के द्वारा मिली हुई। किसके द्वारा मिली हुई थी, संविधान के द्वारा। अब बात करते हैं परिस्थिति जन्य न्याय विवेक शक्ति, मतलब परिस्थिति के अनुसार। किसके अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो क्या मिली है अपने को, राज्यपाल को न्याय विवेक शक्ति मिली, उसके बारे में देखो। पहली बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये परिस्थिति जन्य। अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल न्याय विवेक शक्ति का उपयोग कर सकता है। कहने का भावार्थ है कि अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है, अगर बहुमत स्पष्ट ना आए तो न्याय विवेक मतलब अपने दिमाग से वो क्या कर सकता है, राज्यपाल की सॉरी राज्यपाल मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। तो ये क्या है, परिस्थिति जन्य है। क्या है ये, परिस्थिति जन्य है, इसलिए आर्टिकल में नहीं है, ये परिस्थिति जन्य है। ठीक है, त्रिकोश विधानसभा, जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल की सीटों की संख्या के अनुसार विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो स्थिति में राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है या किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। वही बात है जो मैंने आपको बताई है, अगर बहुमत ना मिले तो वह विधानसभा को भंग भी कर सकता है या किसी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को भंग करना दूसरी क्या होगी, परिस्थिति जन्य, मंत्रिपरिषद को भंग करना। देखो
मंत्रिपरिषद किसी ऐसे समझौते, षड्यंत्र या राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो जिसे राष्ट्र की एकता, अखंडता या नकारात्मक प्रभाव पड़े तो राष्ट्रपति परामर्श पर राज्यपाल भंग कर सकता है। मतलब कहने का मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसी षड्यंत्र में हो, ठीक है, या फिर राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा हो, या भारत की अखंडता या फिर एकता समाप्त हो रही हो, जो कर रहा हो, मतलब ऐसे काम कर रहा हो, तो उसको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पर राज्यपाल भंग कर सकता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। दल बदल या पार्टी की आंतरिक कलह के कारण मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत खोने की संभावना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। कहने का भावार्थ ये है कि अगर दल बदल के कारण पार्टी में गुटबाजी होगी हो, या पार्टी आपस में बीच में पार्टी आपस में दो गुट लड़ रहे, अभी आपने पता तो देखा होगा अशोक गहलोत और ये सचिन पायलट लड़ रहे थे दोनों, ठीक है, तो वो बात बता रहा है ये, वो कह रहा है कि अगर बहुमत खोने की संभावना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहेगा, या तो कहेगा कि आप त्यागपत्र दो, या कहेगा कि आप विधानसभा का सत्र बुलाएं और साबित करें कि आपका बहुमत क्या, आप क्या हो, सही हो, आप सिद्ध हो, आप ऐसा सिद्ध करो कि आप सही हो, ठीक है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। कहने का मतलब अविश्वास प्रस्ताव लेके कौन आता है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है विपक्ष। कौन लेकर आता है, विपक्ष। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है, और इसके अंदर अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे क्या कर सकता है, हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो बात समझागी, तो ये कहते हैं मंत्रिपरिषद को भंग करने। आगे देखो तीसरी, मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से पद से हटा सकता है। सीधी सी बात है, अगर कोई आरोप लगाओ कि भ्रष्टाचार कर रहा है मुख्यमंत्री, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकता है। विधानसभा का सत्र बुलाना भी राज्यपाल की स्वाभाविक शक्ति है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विधानसभा का सत्र बुलाना राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है। कौन सी है अभी, स्वाभाविक शक्ति। राज्यपाल सत्र कभी भी बुला सकता है। अब नोट, थोड़ा सा नोट डाल के मैं आपको अलग से ये बताइए मैंने, देखो यदि मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास खोने के डर से सत्र न बुलाना चाहे तो राज्यपाल विधान मंडल का सत्र बुला सकता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पमत है या दल बदल के संभावना है तो विधानसभा का विघटन या भंग कर सकता है। तो दोनों बात अभी मैंने बताई। अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगे कि उसकी सरकार गिरने वाली है तो इसलिए मैं सत्र न बुलाऊं, अगर सत्र बुलाऊंगा तो बहुमत आएगा, और बहुमत क्या नहीं आएगा, मेरे पक्ष में नहीं आएगा, तो मेरी सरकार गिर जाएगी। इसके डर से अगर वह न बुलाए तो राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है। तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा का सत्र बुलाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहां लिखी हुई है, अगर सरकार अल्पमत है, मतलब उसको वोट नहीं मिले हैं, या दल बदल के कारण संभावना, दल बदल की संभावना है कि दल बदल हो रहा है, तो राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो ये याद रखें, ठीक है। ये भी बता के गए हूं, वैसे अलग से बता दिया मैंने। आगे देखिए, राज्यपाल की स्वाभाविक शक्तियों से संबंधित कुछ न्यायालय में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या आए थे, केस आए थे, मतलब वाद है। इन वाद के लिए अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं, पर इतना खास नहीं है, फिर भी अपने थोड़ा सा आरएस लेवल की तरह पर करवा रहे हैं, तो इसको डीपी पढ़ेंगे अपने, कम थोड़ी आंखें देंगे ना। हाँ तो ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है एस.आर. बोम्मई वाद, भारत सरकार 1994, ठीक है। इसमें क्या कहता है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे जिसका नाम है एस.आर. बोम्मई। क्या नाम था, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उनके वोट टैंपिंग मामले से संबंधित होने के कारण तत्काल राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके कारण से मामला कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब देखिए मेरी बात, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री से उनका फोन टैप किया गया, मतलब उनके फोन टैप करके उनसे बात सुनी गई, और राज्यपाल ने बिना सोचे समझे उनको क्या कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो बिना सोचे समझे सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त, इसलिए वह मामला कहां चला गया, उच्चतम न्यायालय में। कहने का मतलब मुख्यमंत्री की फोन टैपिंग किया गया, उससे संबंधित शिकायत कहां गई, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने क्या कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो देखो निर्णय, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी राज्य की सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन में न होकर विधानमंडल में होना चाहिए। मतलब अगर बर्खास्त करना है तो आप विधानमंडल में आओ, आप साबित करो, उसके बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का भी मौका दिया जाना चाहिए। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि राज्यपाल ने कह दिया भी यहाँ का संवैधानिक तंत्र फैल हो गया, राष्ट्रपति शासन लगा दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उससे सरकार को अपना मतलब जो संवैधानिक तंत्र वो फैल हुआ उसको साबित करने का मौका दिया जाए भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा पाया जाता है तब राज्यपाल राष्ट्रपति को कह सकता है यार आप राष्ट्रपति शासन लगाए, ठीक है। ऐसा तब हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि भी राज्यपाल ने चाहा भी आपकी उसके साथ मंत्री ने राष्ट्रपति शासन लगा दो, ऐसा नहीं है। उसको भी मौका देना चाहिए परीक्षण भी, मतलब है भी साबित कर सके भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो बात समझाई। तो ये पहला बात था।
इसके अंदर दूसरा वाद आया, देखो रामेश्वर प्रसाद बैनाम भारत सरकार 2006 में वाद आया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं, चाहे यह गठबंधन चुनाव पूर्व हो या चुनाव के बाद हो, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कहने का भाव अर्थ है, अगर किसी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो जो गठबंधन की सरकारें बनते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गठबंधन की सरकार बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ऐसा करे कि भाई आप क्या करें, अपने बहुमत से, अपने ऐसा विभाग से किसी को मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो वह अपने गठबंधन से 4-5 दल मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो बात समझाई, ये दूसरे वाद में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा वाद देखो, नवाब राबिया बैनाम सरकार 2016 में वाद है। कौन सा है? नवाब राबिया बैनाम 2016 में वाद है। इसमें क्या कहा गया, वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सीमित है और इसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी नहीं होनी चाहिए। अपनी किसी भी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए, साथ ही निर्णय सद्भावना से लिया जाना। मतलब कहने का भाव अर्थ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते भी राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो तो आप सीधे ही मतलब इमोशनल होकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, आपकी अगर बने ना है, आपके पास तर्क होना चाहिए, मतलब उसका कारण पता होना चाहिए भी आप क्यों लगा रहे हो। अगर हकीकत में संवैधानिक तंत्र फैल हुआ है तो आप हकीकत में वो चीजें दिखाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिना तर्क के ही क्या लगा दी गए हो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, ऐसा नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में निर्णय दिया। तो बात समझाएगी कि मैंने 3 केस पढ़ाए अभी आपको, तीनों केस आप समझे। देखो पहला केस मैंने आपको क्या बताया, ये राज्य मुख्यमंत्री का था, मुख्यमंत्री की फोन टैपिंग की और उसके अंदर शिकायत राज्यपाल को की, राज्यपाल ने सीधा क्या कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो भी निर्णय राजभवन में नहीं होगी न कि विधानमंडल में किए जाएंगे। पहले निर्णय में ये बोला, ठीक है। दूसरा निर्णय रामेश्वर प्रसाद बैनाम 2016 में है, इसमें अगर कहा गठबंधन सरकार है, अगर चुनाव लड़के किसी को स्पष्ट बहुमत ना आए तो गठबंधन सरकार अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, राज्यपाल उसमें स्वाभाविक शक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद में हाँ 2016 में वाद आया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 356 का जो प्रयोग है वो तर्क के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? तर्क के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखें राज्यपाल की जिम्मेदारी। अब राज्यपाल की कुछ जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, राज्यपाल कहाँ कहाँ का अध्यक्ष होता है वो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या शब्द लिखा हुआ है? कुलाधिपति होता है। क्या होता है अभी? कुलाधिपति होता है। इस चीज को याद रखें आप, क्या होता है अभी? ये कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति होता है। कौन होता है अभी? कुलाधिपति। तो राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों का होता है, कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? कुलपतियों की नियुक्ति। इसके बाद राज्यपाल राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है, ये भी बताई मैंने। इसके बाद देखो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार राज्यपाल की अन्य जिम्मेदारियां। देखो विधायक तो पारित करता है, इसके अलावा देखो राज्य सैनिक बोर्ड का क्या होता है? वह अध्यक्ष होता है। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि किसका अध्यक्ष होता है? राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राजस्थान पूर्व सैनिक लाभ फंड प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। एक समिति होती है जो राजस्थान से पूर्व सैनिक उनके लाभ फंड के लिए बनाई गई होती है, ठीक है। तो उनका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है राज्यपाल। उसके बाद में देखें पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक उदयपुर, उसका भी क्या होता है? अध्यक्ष। मतलब पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक के उदयपुर में एक विभाग है, उसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच का अध्यक्ष होता है, ठीक है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का भी संरक्षक होता है। स्काउट गाइड व संघ राजस्थान का भी क्या होता है? संरक्षक होता है। ये 2-4 बातें हैं मैंने आपको बताई, वापस देखें। पहला देखो कुलाधिपति होता है, कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य में पूर्व सैनिक लाभ फंड की समिति का क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक उदयपुर अध्यक्ष होता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक होता है। स्काउट गाइड व संघ राजस्थान का क्या होता है? संरक्षक होता है। इसके बाद देखो एक मैं छोटा सा एक बताता हूं आपको, राज्यपाल रिलीफ फंड 1973 में बनाया गया। इसका गठन हुआ 14 मार्च 1973 में। उद्देश्य क्या था? अकाल और अभावग्रस्त तथा प्राकृतिक आपदा आग बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता करना। मतलब इसका उद्देश्य था कि भी कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं अकाल पड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए एक फंड बनाया गया जिसका नाम था राज्यपाल
रिलीफ फंड 1973 में गठन हुआ 14 मार्च 1963 को, ठीक है। इसमें जो खर्च होता है वो राज्यपाल की आज्ञा व निर्देश के अनुसार किया जाएगा। मतलब जितना भी इसमें खर्च होता है, बाढ़ आने पर जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं या उसमें जो भी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, वो सारा कुछ किसके कार्य से होगा? राज्यपाल के निर्देशन से होगा, ठीक है, याद रखें इस बात को। हाँ जी, ये अपनी शक्तियों के बारे में, जो भी शक्तियां जो थी वो सारी अपनी कंप्लीट हो गई हैं, जिम्मेदारी होगी है, शक्तियां होंगी, लगभग अपना सारा जो मैटर था वो मैंने आपको भी बताया है। वापस समझे, देखो अब उन्होंने जिम्मेदारियां कर ली, सब कुछ कर लिया है। अब इसके बाद में अपने करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति में भूमिका से संबंधित सुझाव। देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, उससे संबंधित मतलब कुछ समितियां बनाई गई थी कि राज्यपाल को नियुक्त करना है तो कैसे कैसे किया जाए उसके लिए। तो सबसे पहले एक आयोग आया था, प्रथम प्रशासनिक आयोग। कौन सा आया था? प्रथम प्रशासनिक आयोग। और इनको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो भी, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और इनके सदस्य अध्यक्ष वो सब इंपोर्टेंट। देखो इसका गठन हुआ 1966 में, मतलब प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ? 1966 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 3 साल बाद दी, 1969 में दी। देखो गठन कब हुआ है? 1969 में, सॉरी 1966 में। और इसने रिपोर्ट कब दी? 1969 में। मतलब रिपोर्ट कितने साल बाद दी? 3 साल बाद दी, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे भी? मोरारजी देसाई थे। तो ये सरकार भी थी मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। कालांतर में इसके अध्यक्ष के हनुमंत नहीं तेया मणगे थे। मतलब इसके बाद में अध्यक्ष बने के हनुमंत तेया मणे थे, ठीक है। इन्होंने देखो इस प्रथम प्रशासनिक योग ने सिफारिशें क्या क्या की। देखो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्ति करे तो जिसे सार्वजनिक व प्रशासनिक जीवन का लंबा अनुभव हो। कहने का मतलब इन्होंने पहले ये बात कही कि जिसे भी आप राज्यपाल नियुक्त करें उसको किसका अनुभव हो? सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन का हो, लंबा अनुभव हो। मतलब उसे 20-30 सालों का क्या हो? ज्ञान हो, या 10-15-20 सालों का ज्ञान हो। दूसरी बात, जो व्यक्ति दलीय पूरक है उसे ऊपर उठने की क्षमता रखता हो। मतलब दलीय मतलब अगर कोई व्यक्ति है पहले बीजेपी में था या कांग्रेस में था तो वो उन चीजों को पीछे छोड़कर, मतलब अपने पार्टीबाजी को छोड़कर आगे उठा हो, मतलब वो पार्टी को महत्व ना देता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए? राज्यपाल बनाना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ऐसा राज्यपाल बना दिया जाता है जो पहले बीजेपी सरकार का होता है और उसको बाद में ही राज्यपाल बना दिया जाता है। तो वह बीजेपी सोचता है, कांग्रेस वालों को नहीं सोचता, या कांग्रेस का बना दिया जाता है तो बीजेपी वालों को नहीं सोचता। तो ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति को अपने नहीं बनाना है। ऐसे दलीय पूर्वाग्रह, मतलब उनको दल से कोई संबंधित नहीं, दल का मतलब कोई मतलब दल से उन्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वह पहले बीजेपी में थे तो थे, कांग्रेस में तो थे, अब जो भी राज्यपाल है तो उनका एक प्रशासनिक और सार्वजनिक अनुभव होना ही चाहिए। राज्यपाल पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब एक बार उन्हें नियुक्त कर दिया जाए तो दोबारा वह नियुक्ति के पात्र नहीं होने चाहिए। मतलब एक बार उन्हें 5 साल की नियुक्त कर दिया जाए उसके बाद में उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? प्रथम प्रशासनिक आयोग कह रहा है, ठीक है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श एक स्वस्थ परंपरा है, इसे बनाए रखना चाहिए। मतलब कहने का भाव अर्थ है कि राज्यपाल की अगर नियुक्ति करनी राजस्थान में ही, तो भी जो राज्यपाल की नियुक्ति की थी हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े की, तो उससे पहले सीएम से क्या लेना चाहिए? परामर्श लेना चाहिए भी हम आपके जो ये है कार्य में, इसमें आपको नियुक्त किसी राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं तो वो सीएम से परामर्श लेगा। किससे लेगा? भी सीएम से परामर्श। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले सीएम से क्या ले? परामर्श लेगी। ये स्वस्थ परंपरा है। ये कौन कह रहा है? मोरारजी देसाई की का प्रथम प्रशासनिक आयोग कह रहा है, ठीक है। तो पहला आयोग समझिए आप, पहले आयोग ने क्या क्या सिफारिश की? मतलब सार्वजनिक प्रशासनिक अनुभव हो, ठीक है, व्यक्ति पूर्वाग्रह से ऊपर उठाओ, दलीय पूर्वाग्रह से पुनर्नियुक्ति न हो, और मुख्यमंत्री सीएम से क्या लेनी चाहिए? परामर्श लेना चाहिए। ये 4-5 बातें आपने याद रखनी है। प्रथम प्रशासनिक आयोग ने क्या क्या कहा? देखो प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ? 1966 में हुआ। इसने रिपोर्ट कब दी? 1969 में। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन थे भी? मोरारजी देसाई थे। और बाद में के हनुमंते बन गए थे, ठीक है, याद रखें इसमें। इसके बाद देखो दूसरा आयोग है। दूसरा आयोग कौन सा होता है? सरकारी आयोग या सहकारी आयोग। इसे सरकारी आयोग या सहकारी आयोग दोनों ही कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो ये केंद्र सरकार द्वारा गठित है। इसका गठन कब हुआ है? 1983 में किया गया। कब किया गया? अभी 1983 में किया गया। पहली बात समझे, सहकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में किया गया, ठीक है। उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। मतलब कहने का भाव अर्थ है केंद्र जो राज्य के जो संबंध है उनकी क्या करना? समीक्षा, मतलब उनकी जांच करना। मतलब जो केंद्र, अब राजस्थान और भारत, मतलब केंद्र के कैसे राज्य है उनकी जांच करना, ठीक है। तो वो इसका क्या था? उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष थे वो RS सरकारिया थे। क्या थे भी? RS सरकारिया, याद रखें। आर कौन थे? RS सरकारिया थे। और इसके जो सदस्य थे वो SR सेन, जस्टिस V शिवरमन थे। देखो 2 सदस्य थे, एक सदस्य था।
एक अध्यक्ष था। 1+2 टोटल सदस्य कितने इसमें? 3 थे टोटल, पूछे जाए 3 थे, एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था? RS सहकारिया। और सदस्य कौन थे? जस्टिस SR सेन और जस्टिस शिवरमन। देखो SR सेन और दूसरा कौन थे? शिवरमन। तो दो तो इसमें सदस्य थे, एक अध्यक्ष था। ठीक है, कौन सा आयोग है? सहकारी आयोग। कब स्थापना की? 1983 में, केंद्र सरकारों के संबंधों की समीक्षा करने के लिए। इसने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परामर्श किए, वो देखते हैं। देखो क्या कहा इसने। सबसे पहले कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए और तथा इसे अनुच्छेद 155 में संविधान संशोधन किया जाए। मतलब कहने का भावार्थ इसने कहा कि भी एक तो संशोधन कर दें और साथ में क्या कहा कि अनौपचारिक रूप से क्या किया जाए? मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। मतलब वही बात जो प्रथम प्रशासनिक आयोग ने कहा, क्या कहा था भी आप सीएम से क्या ले? परामर्श ले। तो वही बात इसने दोबारा रिपीट की यहाँ पर। फिर इसके बाद में देखें दूसरी बात क्या की, राज्यपाल प्रशासनिक साख वाला व्यक्ति हो। मतलब वही बात रिपीट इसने अलग लैंग्वेज में कर दी। वहां पर सार्वजनिक और प्रशासनिक का अनुभव होना चाहिए, यहाँ कह रहा है प्रशासनिक साख वाला व्यक्ति हो, मतलब उसको प्रशासनिक का ज्ञान हो। ठीक है, प्रशासनिक जैसे IAS वगैरह ये चीजें जो लगे होते हैं वो प्रशासनिक सेवाएं होती है। ठीक है, राज्यपाल कार्य मुक्त होने पर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद को छोड़कर दूसरे पद पर नियुक्त न हो। मतलब कहने का मतलब अगर राज्यपाल बन गए हैं और राज्यपाल का पद उसने छोड़ दिया तो दो ही पद को, मतलब या तो वह उपराष्ट्रपति बन सकता है या फिर राष्ट्रपति बन सकता है। इन दो पदों को छोड़कर वह किसी भी पद के लिए नियुक्त नहीं होना चाहिए। देखो प्रथम प्रशासनिक आयोग क्या कह रहा था कि इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। उसने स्पष्ट साफ ही कर दिया कि इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। परंतु यहाँ क्या कहा गया? यहाँ ये कहा गया है कि वह उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तो बन सकता है परंतु और कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए सक्रिय राजनीति में लिप्त व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कहने का भावार्थ है कि वो राजनीति के व्यक्ति हो, राजनीति से लिप्त हो, ठीक है, या राजनीति की बातें करता हो, उसको मतलब कोई ऐसा काम नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना। क्योंकि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये जो पद है ये सेवा के पद है। किसके पद है? सेवा के पद है। इसलिए कहते हैं लाभ के पद नहीं है ये, तो ये इसलिए कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? आगे देखें, आर्टिकल 354 राष्ट्रपति शासन का उपयोग तभी किया जाए जब कोई दूसरा विकल्प शेष ना हो। तब राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य को चेतावनी देकर राज्य में उत्पन्न परिस्थितियों का कारण जानना चाहिए। कहने का भावार्थ यह है कि आर्टिकल 356 का उपयोग तभी किया जाए जब कोई दूसरा विकल्प शेष ना हो। ऐसा कोई विकल्प शेष ना होगी जिससे मतलब भाई अब कुछ हो नहीं सकता, तब राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये याद रखें इस बात को। आगे देखें, ये दूसरा आयोग हो गया। देखो सहकारी आयोग ने 2-3 सिफारिश की थी, मतलब सेम ही सिफारिश है पर थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। देखो यहाँ क्या कह रहा है? प्रशासनिक शाख का होना चाहिए और प्रथम प्रशासनिक क्या क्या कह रहा है कि सार्वजनिक और प्रशासनिक दोनों का अनुभव हो। ठीक है, तो ये सेम सी चीजें बता रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप। आगे देखिए पुंछी आयोग। कौन सा आयोग है? पुंछी आयोग। देखो 3 आयोग बताएं, तीनों का देखो। सबसे पहले पहला प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ? 1966 में। इसने रिपोर्ट कब दी? 1969 में। याद कैसे रखोगे? 1966 में गठन हुआ, 3 साल के बाद रिपोर्ट दे दी। दूसरा गठन हुआ 1983 में, सहकारी आयोग। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे, 1+2 3 सदस्य थे। एक थे RS सहकारी, तो इसे कहता क्या थे? अध्यक्ष थे। और SR इसके क्या थे? SR सेन क्या थे? इसके सदस्य। और शिवरमन क्या थे? इसके सदस्य। तो मतलब 1+2 क्या थे? इसके सदस्य। ठीक है, तीसरा पुंछ आयोग का गठन कब हुआ? 2007 में। इन्होंने तीनों आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सिफारिशें की है। किससे संबंधित सिफारिश की है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। तो पहले देखते हैं पुंछ आयोग गठन कब हुआ है? 2007 में। 3 साल के बाद रिपोर्ट दी 2010 में। वही बात प्रथम प्रशासनिक आयोग ने भी 3 साल बाद दी, 2010 और 2007 और 2010। मतलब 2007 में इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है। 2010 में क्या दे दी? रिपोर्ट दे दी। उद्देश्य क्या था? भारत की राजनीतिक तथा एवं अर्थशास्त्र में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्यों के संबंध पर विचार करना। मतलब सेम ही बात है। सहकारी आयोग का भी मतलब क्या था? भी केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनको क्या करना है अपनों ने? मतलब सुधार करना। और वहीं ये कह रहा है कि केंद्र राज्य के संबंध की समीक्षा करनी है। सेम ही बात है। ठीक है, देखिए इसमें अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस मदन मोहन पुंछ। ये नाम याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ओनली फॉर इतने याद रखें पुंछ आयोग था। तब पुंछ आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है ना, तब दो चीज एग्जामिनर खतरनाक बहुत होते हैं। वो क्या करते हैं? नाम के आगे पुंछी लगा देते हैं 2 के, फिर अपने पुंछी पुंछी देखते हैं, फिर आगे वाला नाम देखते नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखें इस बात को। तो अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस मदन मोहन पुंछी अध्यक्ष। इससे सदस्य देखिए कौन है? धीर सिंह है, विनोद कुमार दुग्गल है, ठीक है, NR माधवन मेनन है, ठीक है, और विजय शंकर है। तो कितने हो गए? देखो 1 2
3 और 4, 4 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, तो टोटल सदस्य कितने, उसमें 5 सदस्य, टोटल सदस्य कितने हो गए 5। ऐसे सदस्य भी याद रखने आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछा जा सकता है पुंछी आयोग में सदस्य कितने थे, टोटल सदस्य 5। जैसे आपसे पूछा जाए अगर प्रारूप समिति में सदस्य कितने हैं, तो कितने, प्रारूप समिति में सदस्य 6 ही है, कुल सदस्य पूछे तो 7 है, 1 + 6 टोटल कितने, 7। बी आर अम्बेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। बात समझागी। अब इसकी देखते हैं सिफारिश, इसने सिफारिश से क्या की। सबसे पहले देखो, पुंछी आयोग ने 30 मार्च 2010 को सरकार को प्रस्तुत अपनी 7 विभागों की रिपोर्ट में 273 सिफारिशों की थी, जो निम्न विषयों पर थे। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि पुंछी आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी और उसने कितनी सिफारिशें की, 273। कितनी सिफारिश की, 273 सिफारिशें की, ठीक है। 273 जो सिफारिशें को निम्न विषयों पर थी। देखो पहला तो किस पर थी, केंद्र व राज्यों के संबंध में थी, ठीक है। फिर स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज इन पर थी।